क्या आप अपने फेवरेट ड्रिंक की हिस्ट्री जानते हैं? चाय, कॉफी, कोक या कुछ भी, ये ड्रिंक्स सदियों का सफर तय करके हम तक पहुंचे हैं। इन्होंने न सिर्फ कल्चर तब्दील किए बल्कि इंसान की सियासी तारीख को भी नया रुख दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिंदगी की कहानी, ड्रिंक्स की जुबानी। हम आपको ये भी बताएंगे कि आज जो ड्रिंक हम मज़े लेकर एंजॉय करते हैं वो कब, कैसे और कहां से शुरू हुए और वक्त के साथ इनमें क्या तब्दीलियां आईं। आप ये भी जानेंगे कि अरबों ने दुनिया को कौन कौन से ड्रिंक से मुतारिफ करवाया और अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ अल्कोहल कहां से निकला है। तो आए शुरू करते हैं 6 ड्रिंक्स की 6 कहानियां। दोस्तों, हम माने या नहीं लेकिन शराब दुनिया के मकबूल तरीन ड्रिंक्स में से एक है। पाकिस्तान में भी इसका रिवाज मौजूद है। खुले आम तो नहीं पी जाती लेकिन निजी सतह पर जरूर चलती है। इस बहस से हटकर देखें तो एक मौजू के तौर पर शराब की तारीख बहुत दिलचस्प है और वीडियो के पहले हिस्से में हम इसी दिलचस्प तारीख का जिक्र करेंगे। दोस्तों, शराब की तो कई किस्में हैं लेकिन इंसानी तारीख की सबसे पहली शराब थी बियर। बियर ने जिंदगी के सफर को कैसे नया रुख दिया, आइए जानते हैं। बियर को इंसानी तारीख का पहला प्रॉपर ड्रिंक कहा जा सकता है जो इंसान ने खुद ईजाद किया। तारीख की सबसे पहली बियर 10,000 साल पहले फर्टाइल क्रेसेंट यानी आज के मिडिल ईस्ट और मिस्र के इलाके में बनी। उस वक्त आइस एज खत्म हो रही थी। खित्ते के लोग वाफर मिकदार में अनाज पैदा कर रहे थे। इन्हें पता चला कि अनाज को पानी में डालकर रखें तो इसमें मौजूद स्टार्च यानी निशास्ता शीरे में बदल जाता है और इस शीरे को गहरा करके खमीर होने के लिए छोड़ दें तो ये एक फिजी ड्रिंक बन जाता है जिसे पीने के बाद दिमाग पर एक दिलचस्प कैफियत तारी हो जाती है। कदीम इंसान को बियर का जायका और इसे पीने के बाद का एक्सपीरियंस अच्छा लगा और यूं शुरू हुआ बियर का सफर। तारीख में बियर की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाएं कि बियर की वजह से इंसान ने आबादियां बनाकर रहना शुरू किया। उस वक्त इंसान खाना बदोश की जिंदगी गुजार रहा था, जहां से शिकार मिलता वहीं रुक जाता और फिर किसी नई मंजिल की तलाश में निकल पड़ता। इस लाइफस्टाइल में अनाज या ज़रूरत की चीज़ें स्टोर करना मुमकिन नहीं था क्योंकि इंसान को मुसलसल चलते रहना था। लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ने लगी। अनाज और इससे बनने वाली चीज़ों की ज़रूरत में इजाफा होने लगा और इन चीज़ों में बियर भी थी। इसलिए इंसान ने सोचा कि अब खाना बदोशों की बजाय एक जगह टिक कर रहने का वक्त आ गया है। इसके साथ इंसान को अनाज स्टोर करने की अहमियत का अंदाजा भी हुआ। इंसान को पता चला कि अनाज संभाल कर भी रखा जा सकता है ताकि ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया जा सके। यानी अब कदीम इंसान को पेट भरने के लिए सिर्फ शिकार पर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं थी। इससे अनाज की अहमियत और भी वाज़ेह हुई और इंसान ने सोचा कि क्यों ना ऐसे इलाकों में रहा जाए जहां अनाज मुसलसल और आसानी से मिलता रहे। अनाज की इसी ज़रूरत ने ज़राअत को जन्म दिया। पहले अनाज का ज़रिया कुदरती तौर पर उगने वाले पौधे ही थे, लेकिन वक्त के साथ मुआशरा फैलता गया। अनाज और इससे बनी चीज़ों पर इन्हिसार बढ़ा तो इन्हें मुनज़्ज़म तरीके से काश्त किया जाने लगा। ऐसे ही तारीख के सफ़े पलटते गए। आबादियाँ देहात में, देहात कस्बों में और कस्बे शहरों में बदलते गए। जंगली और खाना बदोश ज़िंदगी की जगह तहजीब ने ले ली और बियर मुहज़्ज़ब लाइफस्टाइल की पहचान बन गई। इसे मेहमान नवाजी के तौर पर पेश किया जाने लगा, हत्ता कि मजहबी रसूमात और शाही तकरीबात में भी बियर चलने लगी। यही नहीं, कदीम मेसोपोटामिया में लिखी गई दास्तान गिलगामेश में बियर को तहजीब याफ्ता इंसान की पहचान करार दिया गया, क्योंकि बियर पीने के बाद दास्तान का मरकजी किरदार खुदाई रूप से निकलकर इंसान बन जाता है और इससे जमीन पर जिंदगी का सफर शुरू होता है। शराब का जिक्र चल रहा है तो आपने वाइन का नाम सुना होगा। खास मौकों पर पी जाने वाली शराब की ये किस्म किसी जमाने में इतनी महंगी थी कि इसे खरीदना जायदाद खरीदने जैसा था।
وائن کے قدیم ترین شواہد آج کے جارجیا میں 6000 سال قبل مسیح، ایران اور آرمینیا سے 5000 اور 4000 سال قبل مسیح کے ہیں۔ اس وقت وائن کا ایک ایک قطرہ بہت قیمتی تھا اور اس کی وجہ تھی وائن کو ایک سے دوسری جگہ لے جانے کی تنگی۔ یہ کام بہت مشکل اور نازک تھا کیونکہ وائن منٹوں میں خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے صرف بادشاہ اور رئیس ہی اسے پیتے جو دور دراز سے وائن منگوانے کا خرچہ افورڈ کر سکتے تھے۔ صرف با اثر طبقے کی پہنچ میں ہونے کے باعث وائن ایک سٹیٹس سمبل بن گئی تھی۔ جو وائن پی سکتا تھا اسے با اختیار اور با اثر سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اسوریوں میں وائن شان و شوکت کی پہچان تھی۔ 870 قبل مسیح میں اسوری بادشاہ اشورناسرپال کی گرفت کمزور ہونے لگی تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور افسروں کے لیے ایک عالیشان تقریب سجائی۔ اس تقریب میں بادشاہ نے وائن کی نہریں بہا دی، سب نے دل کھول کر وائن پی اور اس طرح اشورنا مہمانوں پر ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ ریاست اب بھی اس کی مٹھی میں ہے۔ قدیم یونانی کلچر میں بھی وائن کی اپنی خاص جگہ تھی۔ ان کے خیال میں وائن یونانی دیوتا ڈیونائسس کی خاص دین ہے اور اس کے لیے انسانوں کو ڈیونائسس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فلسفی ہو یا ریاضی دان، فنکار ہو یا سیاست دان، وائن سب کا فیورٹ ڈرنک تھی۔ کہا جاتا تھا کہ دانش مند شخص اپنی سوچ وسیع کرنے کے لیے وائن پیتا ہے۔ حتیٰ کہ مشہور یونانی شاعر ہومر نے وائن پینے کے آداب اور عادات کے بارے میں بھی لکھا۔ اس کے ساتھ یونانیوں نے وائن بنانے اور اسے ایک سے دوسری جگہ لے جانے کے سستے طریقے بھی ایجاد کیے۔ یونان کے کئی جزیروں میں وائن کی باقاعدہ فیکٹریاں لگائی گئیں جہاں سے اسے خاص برتنوں میں بھر کر دوسرے علاقوں میں پہنچایا جاتا۔ دوسری طرف یونان میں بیئر کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ اسے سستا اور غیر مہذب لوگوں کا ڈرنک سمجھا جاتا تھا جسے صرف جنگلی طبیعت کے لوگ ہی پیتے ہیں۔ یونانیوں کو اپنے وائن کلچر پر اتنا فخر تھا کہ اسے بحیرہ روم میں اپنا سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ قدیم روم میں بھی وائن کو سٹیٹس سمبل کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ دوسری صدی قبل مسیح میں خطے میں روم نے یونان کی جگہ لی تو رومنز نے ان کے انگوروں کی بیلیں اٹلی منگوائیں اور پھر روم وائن ٹریڈ کا مرکز بن گیا۔ قدیم روم میں امیر اور غریب سب ہی وائن پیتے تھے، لیکن ان کی 10 مختلف اقسام تھی۔ کسی کے سوشل سٹیٹس کا اندازہ اسی سے لگایا جاتا کہ وہ کون سی وائن پیتا ہے۔ رومنز نے وائن کے بارے میں اسپیشل قانون بھی بنا رکھے تھے، مثلا 35 سال سے زیادہ عمر کے مرد ہی وائن پی سکتے تھے۔ غلاموں اور عورتوں کے لیے وائن پینا منع تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رومن شوہر اس سختی سے اس قانون پر عمل کرتے کہ بیوی پر وائن پینے کا شک ہو جانے پر اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ عربوں نے الکوہل کی تاریخ کس طرح آگے بڑھائی۔ دوستو، جیسے جیسے انسان نے ترقی کی منزلیں طے کی، شراب بنانے کے بھی نئے سے نئے انداز سامنے آئے۔ مختلف قوموں نے اپنے اپنے طریقے ڈھونڈے، خطوں کے درمیان آنا جانا بڑھا تو یہ طریقے دنیا بھر میں پھیلنے لگے۔ اس پروسیس میں خاص مرحلہ آیا جب عربوں نے شراب کشید کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اس پروسیس کو انگلش میں ڈسٹیلیشن کہتے ہیں۔ اس کا سہرا جاتا ہے مسلمان سائنسدان جابر بن حیان کے سر۔ جابر بن حیان ایک کیمسٹ بھی تھے اور انہوں نے اپنے تجربات کے دوران یہ طریقہ دریافت کیا تھا، لیکن کیونکہ اسلام میں شراب ممنوع ہو چکی تھی اس لیے انہوں نے اسے صرف سائنسی کاموں تک محدود رکھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جابر بن حیان کی دریافت کی ہوئی شراب مزے کے لیے پی جانے لگی۔ ایک اور دلچسپ حقیقت کہ جابر بن حیان کے ہاتھوں نئی وائن کی دریافت اس وقت ہوئی جب وہ آئی لائنر کا ایک فارمولا ٹرائی کر رہے تھے۔ آئی لائنر کو عربی میں الکحل کہا جاتا ہے۔ جابر بن حیان کی بنائی ہوئی وائن مقبول ہوئی تو پینے والے اسے بھی الکحل کہنے لگے۔ یہ وائن اسی نام کے ساتھ یورپی بندرگاہوں پر پہنچی اور پھر الکحل بدلتے بدلتے الکوہل ہو گیا، جو آج تک انگریزی زبان میں موجود ہے۔ یورپینز عربوں کے طریقے سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کا خیال تھا کہ کشید کردہ وائن سے بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔
शराब बनाने का अरबों का तरीका यूरोप में सबसे पहले एक इटालियन केमिस्ट ने ट्राई किया, जिसने एक किताब में वाइन की कशीद और नमक के बारे में पढ़ा था। उसे जो स्पिरिट हासिल हुई उसका जायका बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों में इसके फायदे नजर आए। स्पिरिट्स की मकबूलियत से यूरोप को अपना सियासी असर व रसूख दुनिया भर में फैलाने में भी मदद मिली। इसकी वजह थी चीनी की तलब, जो शराब की एक और किस्म रम बनाने में इस्तेमाल होती थी। रम बनती थी गन्ने से, और गन्ने की ज्यादा काश्त अरबों के जेर असर इलाकों में थी, जो यूरोपियन कंट्रोल से बाहर थे। लेकिन 15वीं सदी में पुर्तगेजियों ने इसका ये हल ढूंढा कि उन्होंने कैरेबियन में गन्ने की काश्त शुरू कर दी। ये इलाके अरब कंट्रोल से बाहर थे और यहीं से शुरू हुई नौआबादियाती निज़ाम की जुल्म भरी दास्तान। यूरोप में चीनी की डिमांड बढ़ी तो गन्ना और रम कैरेबियन की इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी जितने अहम हो गए, हत्ता कि रम उन इलाकों में एक करेंसी की तरह इस्तेमाल होने लगी। आने वाले सालों में रम और दूसरी कशीद करदा स्पिरिट्स ने इंसानी तारीख पर गहरे असरात डाले। रम ने तो 1733 में मोलेसेस एक्ट की मंजूरी की शक्ल में अमेरिका की जंगे आज़ादी में भी अहम किरदार अदा किया। मोलेसेस अंग्रेजी में गुड़ को कहा जाता है। अमेरिकी ताजर कैरेबियन से माया शक्ल में गुड़ इंपोर्ट करते, जिसे डिस्टिलरी कंपनीज को बेचा जाता था, जो इससे चीनी और रम तैयार करती थी। इस एक्ट के तहत बरतानवी हुकूमत ने गुड़ पर टैक्स लगा दिया, क्योंकि इसे उन इलाकों से इंपोर्ट किया जा रहा था जो बरतानवी कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन अमरीकियों ने इस कानून की कोई परवाह नहीं की और फ्रांस से गुड़ की स्मगलिंग जारी रखी। इस खुली खिलाफ वर्जी पर बरतानवी हुकूमत ने कार्रवाई करने की ठानी तो तसादुम शुरू हुआ, जो अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर पर खत्म हुआ। अब तक की वीडियो में आपने देखा कि वाइन, बियर और रम ने कैसे इंसानी तारीख में अहम किरदार अदा किया और कैसे एक मुसलमान साइंसदान की दरियाफ्त करदा टेक्निक से वाइन एक नई और बेहतर शक्ल में लोगों तक पहुंची। वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि अरबों ने दुनिया को कैसे एक नए ड्रिंक से मुतारिफ करवाया, जिसका बोलबाला आज हर तरफ है। जल्द ही आप जानेंगे कि वो ड्रिंक कौन सा है।